कैसे आपने सोचा कि इसमें करियर मुझे आगे लेके चलना है, हिस्ट्री में ही, ऑप्शनल ही पढ़ाना है और कुछ नहीं पढ़ाऊँगा और आपका आज अच्छे लेवल पे नाम है सर हिस्ट्री में। घटना रही है सर इसको चुनने की? क्या आपको लगता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कोई पर्टिकुलर वो ज़्यादा एज देता है आपको, ज़्यादा बेनिफिट्स देता है? आपको लगता है? अगर आप आज यूपीएससी में एक मेंबर होते, मतलब यूपीएससी के चेयर मेंबर होते, एस्पिरेंट के लिए क्या करते हैं आप? अगर एक बदलाव हो देखना हो कि पैटर्न में, सिलेबस में या फिर उनके लिए अटेम्प्ट बढ़वाने, आपके माइंड में ऐसा क्या है कि मैं एस्पिरेंट के लिए ये कुछ बदलाव करता ज़रूर, अगर मैं यूपीएससी में हेड होता? तो आप जब पेपर सॉल्व करेंगे तो 20 क्वेश्चन सभी सॉल्व कर देंगे। उसके बाद फिर एक दौर आता है, आपको बी दिखेगा, हमें सी दिखेगा, और बी और सी जो दिखता है ना, सी आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इट आंसर के बेस, आप कर दोगे बी, हमारे आपके बीच फासला वहां से आना शुरू होगा। मणिकांत सर जो लेजेंड आज अगर वो 21 साल के होते और पहला अटेम्प्ट दे रहे होते, तो क्या आप करते? अभी आपका माइंड फ्रेमिंग क्या होता? हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। आज के पॉडकास्ट में काफी शानदार पर्सनालिटी हैं मेरे साथ, मणिकांत सर। इसमें सर से डिटेल डिस्कस करेंगे जो भी आपके प्रिपरेशन में डाउट्स आते हैं छोटे मोटे, कि मुझे कब से अटेम्प्ट देना चाहिए, कैसे अगर आपका अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स रुक रहा है और साथ ही मेंस में आपको दिक्कत हो रहा है, आपका आंसर राइटिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, तो ये ओवरऑल सर का जो एक्सपीरियंस है 30 ईयर प्लस का, इस वीडियो में आपको कंप्लीट निचोड़ मैं देने का ट्राई करूंगा सर के द्वारा। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए अपने वीडियो पे एक लाइक से स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पे। तो सर सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जो आपने दौर देखा था अपना और अभी जो आप देख रहे हैं सर, क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ा चेंज आया है? चाहे वो अगर एआई टेक्नोलॉजी या फिर ट्रेडिशनल मेथड, ये सारी चीज आप देख चुके हैं, तो क्या लग रहा है सर यूपीएससी प्रिपरेशन में इनका कितना इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, जब हमारे दौर की बात थी जी। तो वह दौर अर्ली 90s का था। उस दौर की दुनिया अलग थी। तब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं आया था, सोर्सेस कम थे पढ़ने के, और सोर्सेस कम थे तो कंफ्यूजन कम था। पढ़ने में हम लोग ज्यादा एंजॉय करते थे और बुक रीडिंग की आदत बहुत ज्यादा होती थी। अब सोशल मीडिया के अपने फायदे हैं तो अपने नुकसान भी हैं। अब एक आपने कहावत सुनी होगी कि जो ईश्वर के जितने निकट होता, जो मंदिर के जितने निकट होता है, ईश्वर से उतना ही दूर होता है। तो अब आज की तारीख में स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल मटेरियल ज्यादा है और ज्यादा रिसोर्सेस है, लेकिन अब उनके लिए सबसे बड़ा सिलेक्शन का प्रश्न है, क्या पढूं क्या नहीं पढूं। तो टू मच इंफॉर्मेशन आर गोइंग टू किल द कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है कि हमारा दौर अच्छा था, तो ऑथेंटिक रिसोर्सेस थे और कम थे। ओके। सर कभी आपने भी ऐसे बड़े शहरों में रह के तैयारी की है या फिर अपने होम टाउन घर से नहीं, तैयारी हम तो किया? मेट्रोपोलिस में ही रहे, दिल्ली में ही रहे, अच्छा। तो हमारा तो यहीं का एक्सपीरियंस है। लेकिन तब की दिल्ली कुछ और हुआ करती थी, तब का यूनिवर्सिटी कुछ और हुआ करता था, जी। तब का एजुकेशन सिस्टम कुछ और हुआ करता था, लाइफ भी इससे स्लो हुआ करता था, और यूपीएससी के सीट्स भी इससे कम हुआ करते थे। बहुत सारा बदलाव आया है। ओके, उस समय भी सर जो मेंटरशिप की अभी बात चलती है, बहुत क्रेज में रहता है कि हमें मेंटरशिप कर लेंगे, हम कोचिंग नहीं ज्वाइन करेंगे, अगर हमारा बेसिक वगैरह क्लियर है तो हम मेंटरशिप से पढ़ लेंगे। उस समय भी कुछ ऐसा था मेंटरशिप वगैरह नहीं, का? नहीं, वैसा न उसमें टेस्ट सीरीज का कोई प्रचलन था, जी। न उसमें मेंटरशिप का कोई कॉन्सेप्ट था। कोचिंग बहुत इक्के दुक्के होते थे और बहुत कम स्टूडेंट्स कोचिंग कर पाते थे। अवेलेबल कोचिंग कम होते थे, इंस्टीट्यूट्स कम थे, और मेंटरशिप तो दूर दूर तक नहीं था। बल्कि आज की तारीख में जो मेंटरशिप है, इट हैज बिकम द वन ऑफ द सोर्सेस फॉर मिसगाइडिंग द स्टूडेंट्स। क्योंकि हु आर मेंटर्स? आप में से कुछ सीनियर स्टूडेंट्स। अब सवाल उठता है, एक कहावत आपने सुनी होगी, नीम हकीम खतरे जान, टू लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो मेंटरशिप वाले में सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स के साथ होती है
कि वो बहुत ज्यादा मेंटरशिप पर डिपेंड करने लगते हैं। यूपीएससी में चाहिए एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन जिसको यूपीएससी का एक्सपीरियंस हो, केवल नॉलेज काफी नहीं, एंड हाउ टू अप्लाई दिस नॉलेज स्मार्टली टू यूपीएससी एग्जामिनेशन, उसका एक्सपर्टीज उसके पास हो। ये कोई बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर ही कर सकता है। ओके सर, आपका इतना नाम है, एक लेजेंड है आप यूपीएससी की फील्ड में। अगर यूपीएससी का बच्चा तैयारी कर रहा है तो आपको जानता होगा। अगर सर आज इस मुकाम पे आप पहुंचे हैं, अगर आज आप पहले अटेम्प्ट में दे रहे होते, मणिकांत सर जो लेजेंड आज अगर वो 21 साल के होते और पहला अटेम्प्ट दे रहे होते, तो क्या आप करते? अभी आपका माइंड फ्रेमिंग क्या होता? देखिए, जब आपने कहा कि मैं 21 इयर्स की एज में होता, जी। मैं खुद दे रहा होता, तो हो सकता था कि मैं भी उतना ही अज्ञान होता। I was not having any direction and I may have been directionless in that situation. लेकिन आज की तारीख में एक कहावत आपने सुनी होगी, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। तो जो 21 इयर्स का नौजवान होता है, सबसे फॉर्चुनेट कंडीशन उसके लिए वो होता है, उसको एक अप टू मार्क गाइडलाइन मिल जाए, उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो, उसका यूथफुल जो वार्मथ है उसको डायरेक्शन मिल जाए। लेकिन हमारे यहाँ एक तो यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम, दूसरा आप कह सकते हैं कि आज की तारीख का जो एजुकेशन सिस्टम का जो तरह का प्रोफेशनलिज्म है या फिर टू मेनी सोर्सेस है, तो उनकी बहुत सारी एनर्जी रिसोर्सेस उस समय स्पॉइल हो जाती है और जब विकेट ज्यादा गिर जाता है तो बैट्समैन प्रेशर में आ जाता है, एंड इफ यू आर गोइंग टू लॉस टू मेनी चांसेस। एक रियलिटी में आपसे शेयर करना चाहूंगा कि 90% स्टूडेंट्स रीडिंग कर सकते हैं लेकिन रीडिंग करके समझते नहीं है। तो रीडिंग कैसे हो, ही नीड्स फर्स्ट एजुकेशन। ओके सर, प्रीलिम्स में आज सबसे बड़ा फिल्टर वही है कि, और होना भी चाहिए, वहीं पे फिल्टर हो गया तभी आगे बच्चे मेंस में आते हैं। डिजर्विंग कैंडिडेट जो है सर वो भी प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं। 30 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जो आगे के 10 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन करने होते हैं, कुछ गेस करना होता है उनको। सर इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं कि 30 क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद 10-15 क्वेश्चन आगे के हमें नहीं आ रहे, कैसे गेस करना होता है? एक क्या वहाँ पे कंटेंट गैप होता है या फिर नॉलेज गैप होता है? इसको कैसे देखते हैं सर, जो डिजर्विंग कैंडिडेट फ़िल्टर हो रहे हैं प्रीलिम्स में? देखिए, इसके लिए मैं समझता हूं जो क्लासिकल मेथड इज ऑलवेज अ गोल्डन मेथड। जी। आप जब प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप देखते हैं तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में आपको वहां पर जो क्वेश्चंस देखते हैं विजिबली दे अपीयर टू बी इंफॉर्मेशंस। स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करते हैं तो वो समझते हैं कि हम बाय डिंट ऑफ फोर्स इन सबको पूरे पढ़ लेंगे बुलेट पॉइंट के रूप में, इस सब्जेक्ट को पॉलिटी को इस बुक से यहाँ रट्टा लगा लेंगे, उस बुक से वहां से कर लेंगे, तो ये क्वेश्चंस में से हम 50 क्वेश्चंस कर देंगे। क्लासिकल मेथड यह है कि जब आप मेंस रूपी जाल फेंकते हो तो प्रीलिम्स रूपी मछली फंसती है। तो हमारा जो क्लासिकल मेथड था जब ऑप्शनल का जिस समय हम कराते थे उस समय मैंने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सक्सेसफुल बनाया था और आज मैं फिर दोबारा वही एक्सपेरिमेंट लेकर आया हूँ जनरल स्टडीज में। स्ट्रक्चर बनाइए सब्जेक्ट, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, उसको स्ट्रक्चर बनाइए और डेटा को उसके अंदर फिक्स करिए, जिसको फैक्ट्स कहते हो, जस्ट लाइक एन एग्जांपल्स। एक है कि पूरा स्ट्रक्चर आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा और वहां जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर इन्फरेंशियल। आप कितना भी पढ़े रहेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट। तो आप जब पेपर सॉल्व करेंगे तो 20 क्वेश्चन सभी सॉल्व कर देंगे। उसके बाद फिर एक दौर आता है, आपको बी दिखेगा, हमें सी दिखेगा जी, बिल्कुल। और बी और सी जो दिखता है ना, सी आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इट कॉन्सेप्ट के बेस, आप कर दोगे बी, हमारे आपके बीच फासला वहां से आना शुरू होगा। हम रिस्क ले रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहा, आप रिस्क ले रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहा, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्लियर है। हमारा स्ट्रक्चर क्लियर है मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट उलझा हुआ है। आपका बी होगा, हमारा सी होगा और हमारे आपके बीच 10 क्वेश्चंस का फासला आ जाएगा। आई एम गोइंग टू अपीयर इन द मेंस एंड अनफॉर्चुनेटली यू आर मिसिंग द बस।
ओके। सर आज जिस मुकाम पे आप हैं, इसको आपने कैसे देखा है बनते हुए? जिस आप रेपुटेशन पे यहाँ पे हैं, क्या जर्नी रही है सर? और आज मणिकांत सर को बनने में कितने चैलेंजेस, अगर कोई एक इम्पैक्टफुल घटना आपकी लाइफ की रही हो कि एक ऐसी जो कि मुझे भूलता नहीं है, कुछ ऐसा रहा है क्या? देखिए, एक आपने गाइड मूवी देखेंगे, हुँ, तो देवानंद एक सेंट बन गया, बट ही डिडंट रियलाइज कि व्हेन डिड ही बिकम ए सेंट। तो अचानक लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब आप एक बहुत फेमस टीचर हो गए। और मैं हमेशा एक लेबर की तरह वर्क करता रहा, आज भी करता रहा हूँ। मुझे कभी-कभी ये एहसास होता है कि मैं कैसे फेमस हो गया? हुँ, मुझे कभी इस फेमस होने का एहसास नहीं होने दिया। आई डिडंट टेक अ सिंगल ब्रीथ इन माय लाइफ। I have done a very hard work as a teacher. I am just proud of the fact that I have never wasted even a single minute of time in my life. मैंने अपने जीवन के बहुत सारे मतलब कंफर्ट्स को, आराम को, सबको हमने सैक्रिफाइस किया है। जी, हमने हर पार्टीज़ एक मेरी मैडम भी ऐसी थी जिनका सपोर्ट ऐसा रहा। जी, मतलब हर सोसाइटीज़ में अपने डोमेस्टिक वर्क से, हर चीज़ से फ्री होके मैं केवल पढ़ाई और पढ़ाई की। तो मुझे एक जुनून रहा, मैं आज स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि तुम्हें जुनून नहीं होता, जैसे लोग कहते हैं कि भाई क्योंकि मैं 93 से पढ़ा रहा हूँ, हुँ, तो कोई कहते हैं कि भाई आप इतने से सस्टेन क्यों पढ़ा कर पा रहे हो? बिल्कुल। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि मैं किसी के द्वारा इस फील्ड से निकाला नहीं जाना चाहता कि समवन हैज़ टॉपल्ड मी, समवन ये कह दे कि भाई वो बूढ़े हो गए, वो आउटडेटेड हो गए, उनका डेटा पुराना हो गया। आई ऑलवेज़ ट्राई टू बी सुपीरियर। तो हम अपने स्टूडेंट को बोलते तुमको आग नहीं अंदर से जलती, तुम्हारे बगल में वो बच्चा जवाब दे रहा, तुम बैठे हुए हो, तुमको रात में नींद कैसे आती है? ये जुनून पैदा करो। दैट विल गिव यू अ स्लीपलेस नाइट बट प्रोग्रेस। जी, बहुत से मार्केट में सर कोचिंग्स हैं। आपकी भी सर अपनी कोचिंग है। अगर मैं बात करूँ कि आपके कोर्सेज़ जो भी होते हैं सर, उनको डिज़ाइन आप करते समय क्या-क्या सोचते हैं एस्पिरेंट ओरिएंटेड कि जैसे मैं एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे ये दिक्कत होगा, इसलिए मैं इस कोर्स को बनाऊँगा। तो जो आपका माइंड फ्रेमिंग होता है, आपके किसी भी कोर्स को लेके, चाहे वो मॉड्यूल हो या फिर जीएस हो, फाउंडेशन हो, व्हाटएवर कोई भी आपका हो, तो आपका माइंड फ्रेमिंग क्या होती है अपने कोर्सेज़ को लेके? देखिए मेरा तो बहुत ही ओपन स्लोगन है, जी, मेरे ऑडियंस भी सुन रहे होंगे, हाँ, तो मेरे स्लोगन से वाकिफ़ होंगे। मैं जब अपना कोर्स बनाता हूँ, तो मेरे कोर्स का पूरा डिज़ाइनिंग और उसका पूरा कॉन्सेप्ट इस बेसिस पर होता है कि टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर। बच्चों को सोचना सिखा दो, बच्चे खुद सब्जेक्ट को एन्जॉय करेंगे और फिर उस सब्जेक्ट को क्वालीफाई भी करेंगे। सोचना सिखाने के लिए बच्चों को इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ाना पड़ता है, डिसजंक्चर्ड नहीं। हुँ, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, आज अगर कोई डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी है, अब आज ही मैं क्लास में गया था, तो मैंने स्टूडेंट से पूछा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने यूपीएससी की जो प्रीवियस फॉरेन पॉलिसी है, उसको कंप्लीटली सबोटेज कर दिया, तो क्या आप लोगों को पता है कि व्हाट हैपेंड? क्योंकि बच्चे सब नए थे, हुँ, बैच नया था, हुँ, कि हाउ डिड द सिचुएशन अपीयर आफ्टर द कोल्ड वॉर एंड यूएसए ने कैसे यूरोप को लीड किया था अब तक? यूरोप कैसे यूएसए पर डिपेंड करता था और अचानक से यूएसए ने डिजर्ट कर दिया। तो मैंने एक महसूस किया कि उनके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हुँ, डोनाल्ड ट्रम्प को तो जान रहे हैं, लेकिन ट्रूमैन को नहीं जान रहे। वो रूजवेल्ट को नहीं जान रहे। हुँ, वी निक्सन को नहीं जान रहे। अमेरिका चाइना रिलेशन को नहीं जान रहे। यूएसए रशिया रिलेशन को कोल्ड वॉर के नाम से जान तो रहे, लेकिन उसकी पेचीदगियों को नहीं जान रहे। हमने कहा कि भाई तब तो डोनाल्ड ट्रम्प को आप नहीं जान रहे। हुँ, तो हम जब कोर्स डिजाइन करते हैं तो जी, हमारा तरीका होता है कि हम बच्चों को एक पूरा स्ट्रक्चर में उस कोर्स को दें। जिसमें बिगिनर और एडवांस दोनों आ दोनों। जाए।
क्योंकि जो बिगनर है वो बिगनर ना महसूस करे, नहीं तो वो बेचारा बिगनर ही रह जाता है, वो कभी मैच्योर नहीं हो पाता है। तो इस बात का मैं पूरा ध्यान रखता हूँ मैं अपने कोर्स में कि कोई एक नया बच्चा पढ़े, जैसे कहना नहीं चाहिए, आप मेरे एक बेसिक फाउंडेशन का ही स्टडी मटेरियल उठा के देख लीजिए। जी। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, हमने पहले अपने टीम को कहा कि बिवेयर ऑफ बुलेट पॉइंट, हमको बुलेट पॉइंट से चिढ़ होती है। बुलेट पॉइंट आपके दिमाग में अगर पूरा पिक्चर रहे ना, तो आप खुद बुलेट पॉइंट निकाल अपने को आएगा। मेमोराइज करने के लिए बना सकते हो। लेकिन आपको कोई बुलेट पॉइंट दे, फिर लिख नहीं पाएंगे पूरा। तो आप उस बुलेट पॉइंट को यूज ही नहीं कर पाओगे। वो आपके लिए वो माइंड क्या कर सकते हो कि बड़ा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट हो जाएगा। आप उसको लर्न करने की कोशिश करोगे, कभी आपका अपना नहीं होगा। इसलिए हमारा आप जितना भी मटेरियल देखेंगे, पैराग्राफ टू पैराग्राफ होगा, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें एक इंटीग्रेशन दिखेगा, जैसे लगेगा कि एक पूरा चलचित्र हो रहा है, पूरा एक मूवी मूव कर रही है। ऐसे हम कोर्स डिजाइन करते हैं। ओके, सर ने जो भी आंसर दिया, ये इस बिहाफ़ पे है क्योंकि सर ने हर वो उतार-चढ़ाव देखा है या फिर हर वो चीज़ देखी जो एक एस्पिरेंट को दिक्कत होती है। चाहे वो स्टैटिक्स से रिलेटेड हो, करंट से रिलेटेड हो, अपने आस-पास के दोस्त कहते हैं मैंने ये सब्जेक्ट एनसीईआरटी पढ़ लिया है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ लिया है, उन सारा का कंपाइलेशन एक जगह सर देखते हुए करते हैं। तो ये जो है ये एक्सपीरियंस ही कर सकता है, ये एक्सपीरियंस ही डिज़ाइन ये कर सकते हैं। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस आई थिंक हम लोग की उतनी एज भी नहीं होगी जब से सर पढ़ा रहे हैं। तो ये सारा सर का एक्सपीरियंस है, तो मैं लिंक नीचे दे दूँगा, वहाँ से जाके सर के कोर्सेज़ देख सकते हो आप। और सर एक रिक्वेस्ट है, क्या कोई जाता है तो एक बेनिफिट्स उसको मिल सकता है, हमारी ऑडियंस को? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। इस बात पे पहले तो लाइक कर दीजिए। अगर आप आज यूपीएससी में एक मेंबर होते, मतलब यूपीएससी के चेयर मेंबर होते, एस्पिरेंट के लिए क्या करते आप? अगर एक बदलाव हो, देखना हो कि पैटर्न में, सिलेबस में या फिर उनके लिए अटेम्प्ट बढ़वाने, आपके माइंड में ऐसा क्या है कि मैं एस्पिरेंट के लिए ये कुछ बदलाव करता ज़रूर, अगर मैं यूपीएससी में हेड होता तो? अगर मैं यूपीएससी में होता, हुँ, तो मैं यूपीएससी का जो अभी क्वेश्चन के जो उसके क्वांटिटेटिव अप्रोच है, हाँ, उसको बदलकर मैं क्वालिटेटिव अप्रोच कर देता। ओके। क्योंकि आप देखिए ना, क्वेश्चन मैंने बियॉन्ड लगता है ह्यूमन कैपेसिटी है क्वेश्चन का आंसर करना। 20 क्वेश्चंस हैं हुँ, जनरल स्टडीज के एक पेपर में, एंड प्रैक्टिकली इफ यू स्टार्ट राइटिंग इट विल इन्वॉल्व 4000 वर्ड्स व्हिच इज बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी। तो अब क्या है कि हम अगर होते तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर देते, क्वालिटेटिव क्वेश्चन ज्यादा करके बच्चों को अपने आप को एक्सप्रेस करने का टाइम देते, ताकि हमको टैलेंट पता चलता, हुँ, डेप्थ ऑफ स्टडी क्या है। अभी जो टेस्ट होता है उसमें कई एरिया ऐसे जैसे सुपरफिशियल, जैसे आप एसे को ले सकते हैं। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद एसे, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी के अंदर से खींचेंगे आपके विचारों को। हुँ, लेकिन जनरल स्टडीज में ऐसा हो नहीं पाता है, जस्ट टच एंड फिनिश, टच एंड फिनिश। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसका क्वालिटेटिव अप्रोच को मैं इम्प्रूव कर दूं और क्वांटिटेटिव अप्रोच को कम कर बहुत से टॉपर आपके यहाँ से भी निकले हैं और आपने उनसे दूं। हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं, जी, फिफ्थ और नाइन्थ, दो नाइन्थ, जी, नौशीन नौशीन पिछली बार, और 2009 में भी मेरा स्टूडेंट था ऑल इंडिया नाइन्थ रैंक पर, हाँ, जयप्रकाश मौर्य। फिफ्थ, दो नाइन्थ और एक टेंथ, इतने रिजल्ट हमारे टॉपर्स में हमने दिए। जी, एंड वैसे तो कहेंगे तो आज हाँ, हर स्टेट के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में मेरे हुँ। सिविल सर्विसेज के मेरे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इतने टॉपर्स मतलब आप जान ले तो 5 ऑल इंडिया टॉपर्स हमने दिए। ठीक है, सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे जितने भी टॉपर्स आपके यहाँ से निकले और आपने मिला उनसे और जो फेलियर वाले बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी अगर उनका क्लियर नहीं हो रहा है, सर क्या उनके माइंडसेट के बीच में आपने कभी भी कुछ लिमिट्स देखी है क्या? उनका माइंडसेट क्या होता है? एक अगर मैं टॉपर की बात करूँ, आपने बहुत से अपने क्लास में आपके कई सौ बच्चे पढ़ते होंगे, आपने उनसे भी मिला होगा और अपने टॉपर बच्चों से भी मिले हैं। क्या अंतर समझ में आता है सर उनके माइंडसेट में? ये एक बिगिनर के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बिगिनर्स के लिए, जी, बिगिनर्स के लिए 90% स्टूडेंट्स बिना यूपीएससी के समझे हुए प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं, अधिकांश
जिनका अभी 1 ईयर भी पूरा नहीं हुआ है, प्रीलिम्स का फॉर्म भर के बैठे हैं एंड 25th के प्रीलिम्स के लिए मैं बच्चों को घूम-घूम के मना करता हूँ, प्रीलिम्स मत दो भाई, मत दो, तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं। हाँ। मेरी आधी समय इस कैंपेनिंग में बीत जाती है कि एग्ज़ाम मत दो विदाउट प्रिपरेशन। तो या तो उनको पीयर प्रेशर है, हुँ, या तो उनकी कुछ अपनी वो खुद समझ नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे तो यहाँ तक बोलते हैं कि एक बार सर जाके देखना चाहता हूँ। भाई, आप एक चांस को गँवाकर देखना चाहते हो, आप यहीं पर मॉक टेस्ट दे लो, टेम्पररी। आपको पता चल जाएगा। तो 90% स्टूडेंट्स तो इस एग्ज़ामिनेशन के नेचर को समझ ही नहीं पा रहे हैं और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन चाहता क्या है। देखिए, कई बार थोड़ा-सा अब हम लोग जिस इसमें थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन भी कई बार होता है। अपने मन को खुद संयत करना पड़ता है कि घबराओ मत। कुछ मार्केट में ऐसे हैं, इस पैटर्न को धीरे-धीरे समझ जाएँगे। मतलब आजकल मैं देखता हूँ कि लोगों को सफलता की जल्दबाज़ी रहती है, लेकिन कर्म का निर्वाह नहीं करना चाहते। अपने कर्म का निर्वाह किए बिना फल प्राप्ति की हुँ, बेचैनी ज़्यादा रहती है। मतलब ही इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट कि भाई यूपीएससी में कोई बच्चा अगर एस्पिरेंट है, आना चाहता है, हुँ, ही नीड द प्रायर प्रिपरेशन ऑफ एट लीस्ट 2 इयर्स। 2 इयर्स की। 2 इयर्स का प्रिपरेशन चाहिए। हुँ, इसके बिना जितना बड़ा एरिया है, जनरल स्टडीज़ में 13 सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल पेपर आपका है एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड समथिंग मोर देन ग्रेजुएशन एंड समथिंग लेस देन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये स्टैंडर्ड आपको ऑप्शनल का चाहिए। जनरल स्टडीज़ के अच्छे खासे हैं और जब इतनी सारा प्रिपरेशन हो जाता है, तो ऐसे उसके साथ खुद भी लिपटा हुआ हो जाता है। हुँ। थोड़ा-सा उसके लिए आपको प्रैक्टिस वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ता है। इन सब के लिए 2 ईयर तो चाहिए। ओके, सर जब मैं टॉपर्स के इंटरव्यूज़ करता हूँ या फिर यूपीएससी भवन पे रिव्यूज़ कवर करता हूँ कैंडिडेट का, तो मेजॉरिटी क्या है कि मैंने बीटेक किया है, बीएससी किया है और वैसे कैंडिडेट ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे। क्या आपको लगता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कोई पर्टिकुलर, वो ज़्यादा एज देता है आपको, ज़्यादा बेनिफिट्स देता है? आपको लगता है ऐसा? देखिए, ये तो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट के ऊपर, हुँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग से आते हैं, सोशल साइंस के सब्जेक्ट को लेते हैं और क्वालीफाई करते हैं। हुँ, लेकिन अगर ओवरऑल अगर कोई सोशल साइंस का सीरियस बच्चा हो और अच्छी यूनिवर्सिटी से उसकी पढ़ाई हुई हो एंड ही हैज़ रिमेन्ड टू बी द सीरियस एंड यूनिवर्सिटी भी ऑनेस्ट रहा हो पढ़ाने में, तो यूपीएससी को सोशल साइंस की तरफ ये टिल्ट लिया हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग के बच्चे भी आते हैं तो फिजिक्स मैथ्स देने वाले कम बच्चे आपको मिलेंगे। आपको कोई ना कोई सोशल साइंस लेकर देने वाले बच्चे। हुँ, दूसरी बात है, जनरल स्टडीज़ के जितने भी पेपर आप देखें, पेपर फर्स्ट देखें, सेकंड पेपर देखें, इवन आप अगर साइंस टेक भी देखते हैं उसमें टेक्नोलॉजी है जो एप्लाइड पार्ट ज़्यादा है। जी, प्योर साइंस बहुत कम होता है, वो प्रीलिम्स में तो वो कोई बहुत डिसिसिव नहीं होता है। तो ये कहीं न कहीं सामाजिक विज्ञान की तरफ वर्ज किया हुआ है। तो अगर आप अपने सीरियस किसी अच्छे ढंग से आपने अपने लाइफ में सोशल साइंसेस का स्टडी किया हुआ हो, तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। सर ऐसे एस्पिरेंट जो कि बहुत बार अटेम्प्ट दे चुके हैं और वो प्रीलिम्स में फ़िल्टर हो जा रहे हैं, करीब 4, 5, 6 5-5 बार अटेम्प्ट देने के बाद भी वो फ़िल्टर हो जा रहे हैं। ऐसे बहुत से सर मैंने रिव्यूज़ वहाँ पे किए थे। लास्ट अटेम्प्ट में उनका प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू तक पहुँचे। तो सर ऐसे एस्पिरेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे डील करें इस प्रेशर को, इस फ़ियर को, समाज का उनको फ़ियर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनको झेलनी पड़ती है। उनका लगन है कि मुझे यूपीएससी ही क्रैक करना है। तो क्या आपको लगता है कि आपको 6 अटेम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं है? अगर 2 दे दिया आपने तो अपना लिमिट लगा दो या फिर 4 दे दिया तो लिमिट लगा दो या फिर उसी के लिए अगर डेडिकेटेड हो, तो कुछ इस तरीके से अपने फ़ियर को दूर करो? देखिए, इसका कोई यूनिवर्सल तो लॉ है नहीं। मतलब आपको हर बच्चे, मेरे भी कई स्टूडेंट्स हैं, हुँ, जो 5th चांस में आईएएस हुए। हुँ, तो ये मैं कहूँ कि भाई 3 चांस के बाद आप रोक दीजिए अपने आप को, तो उनके साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि वो उनके लाइफ़ का डिसीज़न है। कितना रिस्क ले सकते हैं, फैमिली कितना साथ दे सकता है, उनके उनके पास जो अल्टरनेटिव प्रोग्राम है वो क्या है, कहाँ है? हुँ, उनकी लाइफ़ के इतना इम्पोर्टेंट डिसीज़न मेरे विचार से मुझे नहीं लेना चाहिए। उनको अपनी फैमिली के साथ मिलके खुद लेना चाहिए कि कहाँ पर लिमिट लगाना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना हम ज़रूर कहेंगे कि अगर 2
साल तक कॉन्जिक्यूटिवली अगर उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ हो, तो थर्ड चांस वो लगातार ना दें, फिर उसके बाद थोड़ा-सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। इसका मतलब है उनके प्रिपरेशन में कोई फंडामेंटल गड़बड़ी है और वो उसको दूर करने की कोशिश करें। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका सबसे सहज तरीका है कि आप स्ट्रक्चर बना के पढ़िए। मेंस का प्रिपरेशन आपका प्रीलिम्स से पहले होना चाहिए। अब मेंस और प्रीलिम्स साथ-साथ, बल्कि आपका प्रिपरेशन मेंस और प्री साथ-साथ होना चाहिए। तो आपने शायद अकेला प्रीलिम्स की तैयारी करने की कोशिश की होगी और थोड़ा डेटा बेस्ड प्रिपरेशन आपका रहा होगा, इसलिए आप प्रीलिम्स फेल कर रहे हैं। रह गई डरने की बात, तो देखिए ये तो अंदर की चीज़ है। तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा-सा फैमिली सपोर्ट इसमें चाहिए, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए। इसमें पेरेंट्स का बन जाता है, सेंटर पर जाएँ, बच्चों को फियरलेस करें कि अरे नहीं सिलेक्शन होगा तो कुछ भी नहीं है। जी। एक सेकंड अल्टरनेटिव होना चाहिए हुँ। कि भाई अगर ये नहीं होता है तो मैं ये कर लूँगा, तो घबराहट कम हो जाती है। सर मणिकांत सर, अगर हिंदी हिंदी में या फिर इंग्लिश में ऑप्शनल की बात करें तो आपका पहला नाम आता है हिस्ट्री में। तो सर हिस्ट्री को चुनने का कोई घटना रही है या फिर कैसे आपने सोचा कि इसमें करियर मुझे आगे लेके चलना है, हिस्ट्री में ही, ऑप्शनल ही पढ़ाना है और कुछ नहीं पढ़ाऊँगा? और आपका आज अच्छे लेवल पे नाम है सर हिस्ट्री में। घटना रही है सर इसको चुनने की? या इंटरेस्ट आता था? बहुत लोग छोड़ देते हैं कि यार हिस्ट्री हम नहीं करेंगे, बहुत हम मुझे लेंदी लगता है, बोरिंग लगता है। लेकिन आपने उसमें मास्टरी हासिल की और फिर आपने उस लेवल पे नाम भी बनाया। तो क्या रहा है इसके पीछे सर? देखिए, एक्चुअली 2 एरिया मेरा इंटरेस्ट का था, हाँ, लिटरेचर और हिस्ट्री, जी, और ये दोनों मुझे इक्वली अच्छा लगता है, ऐसा नहीं था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सोशल साइंस में ही मेरी रुचि रही। तो हिस्ट्री को आपने जो कहा कि बोरिंग जिन्होंने सब्जेक्ट बनाया था या समझते हैं, जी, वो हिस्ट्री को मिसहैंडल करते थे, उसको इवेंट्स की तरह देखते थे। हाँ, हमने हिस्ट्री को चेंज की तरह देखा। जब मैंने हिस्ट्री को पढ़ा, तो मुझे लगा कि हिस्ट्री को समझे बिना तो हम इस दुनिया को नहीं समझ सकते, सोशल हुँ, साइंस को नहीं समझ सकते। हुँ, ये तो मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स है। हुँ, हिस्ट्री से ही पॉलिटी निकली है, हिस्ट्री से ही इकोनॉमी निकली इकोनॉमी, है। किसी मुकाम पर जाके इंडियन सोसाइटी उससे जुड़ जाती है। हुँ, एक ही सब्जेक्ट है, जो हिस्ट्री को शेप करने में थोड़ा रोल करता है, और जो हिस्ट्री से शेप नहीं होता है, वो है ज्योग्राफी। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब हिस्ट्री से निकल के आते हैं। तो मुझे जब हिस्ट्री मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि इसमें जनरल स्टडीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और समझदारी भी बढ़ेगी ज़िंदगी की। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। हुँ, मुझे लगा कि उसके बाद मैंने जब पढ़ना शुरू किया, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है। जी, तो फिर मेरे दिमाग में ललक हुई कि भाई तब तो हमारे टाइम में एआई नहीं था, हुँ, लेकिन हाँ, इंटरनेट की चर्चा आ चुकी थी। सूचना प्रौद्योगिकी आई नहीं थी, लेकिन हम लोग मोबाइल फ़ोन के बारे में लिखना शुरू कर दिए थे साइंस टेक में। तो हमारे दिमाग में एक सवाल खड़ा हुआ कि इंसान जब से पत्थर तोड़ता था, तब से लेकर आज तक कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड जो हुँ, 1990s का वर्ल्ड है, 1991-92 में हम लोगों का टाइम था। तो हमने कहा कि भई ये दुनिया वहाँ से यहाँ आई, कैसे-कैसे चेंज करके आई, कैसे ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ। जी, तो जैसे ज्योग्राफी बताता है कि कैसे ये पृथ्वी ओरिजिन हुआ, कैसे ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आए, कैसे वो जियोमॉर्फोलॉजी का स्टडी करता है, और हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ सोसाइटी के इवोल्यूशन का स्टडी करते तो ये सेल्फ आपका खुद का डिसीजन रहा फिर दोस्तों ने या फिर किसी ने हैं। नहीं, प्रेरित किया था मैंने कि बहुतों को बताया, मैंने अपने दोस्तों को बताया, हाँ, और जब मैंने ये तरीका बताया उनको कि भाई क्यों नहीं आप लोग जो पढ़ते हो, हाँ, सिर्फ़ इवेंट्स पढ़ते हो, मौर्य पीरियड पढ़ते हो, गुप्ता पीरियड पढ़ते हो, तो आप क्यों नहीं पूरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन देखते हो, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का। तो वो लोग बड़े सरप्राइज़्ड होकर मेरी तरफ देख रहे थे, और मैं जो कह रहा था अपने टाइम में बड़ा अनकन्वेंशनल था, तो कुछ लोग बिलीव करते थे, कुछ लोग बिलीव नहीं करते थे। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, जब मैंने डिसीज़न लिया कि मैं पढ़ाऊँगा और मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा, तो हमारे कुछ फ्रेंड कहते थे कि ये तरीका मार्केट तुम्हारा एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? हाँ, हमने कहा कि देखिए, अगर ये मार्केट को एक्सेप्ट इसलिए करेगा कि मार्केट को इससे बढ़िया तरीका कोई मिलेगा ही नहीं। और आप बिलीव करिए कि हम ऑटोमोबाइल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सबको हिस्ट्री सब्जेक्ट से आईएएस बनाए।
और ये मेथड बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो पहले आपको अपने मेथड पर खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर दुनिया खुद कॉन्फिडेंस करने लगती है। सर मेंस के ऊपर थोड़ा बात करते हैं कि ये एग्जाम लिख के पास करने वाला है और तभी आपकी रैंक डिसाइड होती है कि जब तक आप एक अच्छा स्कोर नहीं लाते हो। उसके लिए आपकी आंसर राइटिंग बेस्ड होनी चाहिए और आंसर आपका फ्रेम करने का तरीका वगैरह सारा बेस्ड होना चाहिए। तो आंसर राइटिंग को सर आप कैसे देखते हैं, कैसे करना चाहिए? अगर उसमें हम वैल्यू एडिशन की बात करें या फिर अपनी स्टाइल की बात करें, कुछ लोग का डाउट होता है कि मुझे पैसेज में लिखना चाहिए कि बुलेट पॉइंट में लिखना चाहिए, उसमें हमें 2-3 ग्राफ बनाने चाहिए या फिर एक ही बनाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं कॉमन सर। ओवरऑल क्या कहना चाहिए सर आंसर राइटिंग को लेके? देखिए, इसके लिए? आंसर राइटिंग का पहला प्रिंसिपल आप यही मानिए हुँ, कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला चैलेंज आपका है कि आप क्वेश्चन को समझिए कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। और आंसर राइटिंग में हाउ टू प्रेजेंट दैट इज़ द सेकेंडरी क्वेश्चन। हाउ टू हैव द नॉलेज दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि जब तक आपका नॉलेज नहीं होगा, आप पहले क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाओगे। फिर क्वेश्चन को समझने के बाद आप जो राइटिंग करते हैं, तो उसमें ये अब सेकेंडरी चीज़ हो गई। जैसे बहुत कहूँ कई लोगों को देते हैं, भाई डायग्राम बनाइए। तो हुँ, नॉट डायग्राम फॉर डायग्राम सेक। अगर डायग्राम रिक्वायर्ड है तो एग्जामिनर को कहीं से भी ना देखिए कि आप इंप्रेस करने के लिए केवल उसको कर रहे हैं। उसको एक नेचुरल इवोल्यूशन की तरह डायग्राम निकल के आना चाहिए। जैसे अब आपका क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन के मेन डिमांड को आप एड्रेस करेंगे। तो मेन डिमांड को एड्रेस करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन एनालिटिकल है, तो उसमें डायग्राम का स्कोप हो ही नहीं पाएगा। और क्वेश्चन अगर एनालिटिकल है, तो आप बुलेट पॉइंट में लिखोगे तो पूरा का पूरा स्पॉइल हो जाएगा। हाँ, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कम से कम स्टार्ट तो करके देना ही पड़ेगा। जैसे अब मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जो जैसे व्हाट वुड हैव बीन द नेचर ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडिया विदाउट गांधी? गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता? हुँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप बुलेट पॉइंट में ये होता, ये होता, ये होता, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि दिस इज अ पॉसिबिलिटी। आपको 2 संभावनाएँ बतानी होगी और जहाँ 2 संभावनाएँ बतानी होगी, वहाँ पर क्वेश्चन एनालिटिकल होगी। तो आप पॉइंट पे उसको नहीं दे सकते हो। अब उसको आपको छोटा-छोटा पैराग्राफ बना के लिखना होगा। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, तो जनरल स्टडीज़ में आप उसको थीसिस दीजिए क्वेश्चन का, मेन आइडिया को एड्रेस करिए और उसके बाद आप पॉइंट बना लीजिए जीएस में। ऑप्शनल पेपर अगर आपका है, तो छोटे-छोटे पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखिए। उसका तरीका अलग-अलग होता है। ओके सर, जब आप तैयारी कर रहे थे, कोई ऐसी घटना रही है क्या जो अब तक आपको भूली नहीं, चाहे वो इंस्पिरेशनल हो या फिर फनी मोमेंट हो आपके उस टाइम का, कुछ ऐसा है जो अभी तक भूला नहीं जा रहा हाँ, है? एक हमें घटना अपना एग्ज़ामिनेशन की याद आ रही है। जी, 1989 का वर्ष था और मैं पेपर दे रहा था। पहला वर्ष स्टूडेंट था। तो मैंने कैसा एक प्रिपरेशन में मैंने गलती की थी, कि आप समझ सकते हैं कि 1989 का ईयर जी, था और 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो सेकंड ईयर था और मैं हिस्ट्री का पेपर दे रहा था। जी, तो वो मतलब बाइसेंटेनरी थी। तो बाइसेंटेनरी का मतलब 200 वर्ष पूरा हुआ था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन तो डेफिनिटली एक बहुत हिट टॉपिक होना चाहिए। और मैंने मेंस के दरमियान पहली बार मेंस दे रहा था, टाइम बहुत कम मिला था। प्रीलिम्स बिना मेंस का प्रिपरेशन का प्रीलिम्स दे दिया, प्रीलिम्स हो गया। अब मेंस का प्रिपरेशन जल्दबाजी में किया, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने छोड़ दिया और फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो बाइसेंटेनी था। हुँ, तो क्वेश्चन फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आज तक का पूछा कि डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट कि फ्रेंच रेवोल्यूशन अचीव्ड फार लेस देन व्हाट इट इंटेंडेड टू अचीव? फ्रांस की क्रांति, क्या आप सहमत हैं कि फ्रांस की क्रांति ने उससे बहुत कम पाया जितनी उससे अपेक्षा की गई थी, जितना उसे संपादित करना अभिष्ट था? अब ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। कॉमन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझ नहीं सकते थे। हम लोग इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड से थे, तो क्रिटिकल थिंकिंग पहले से ही डेवलप थी। जी, हम समझ लिया कि ये कह रहे हैं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत कम पाया जितना उससे अपेक्षा की गई थी? तो हमने तुरंत स्टैंड लिया, कम उससे कम पाया लेकिन बहुत कम नहीं पाया। उसकी जो लेगेसी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बताई,
तो मैं उस एग्जामिनेशन हॉल में सोच के इस क्वेश्चन को लिखा, क्योंकि मैंने पूरे 1 ईयर में फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बार भी रिवाइज नहीं किया था और उस पेपर में हमें सबसे ज्यादा मार्क्स आया। तो आज तक वो हम एक्सपीरियंस नहीं भूल पा रहे हैं, यूपीएससी के शुक्रगुजार हैं। अगर आप में मौलिकता होती है तो यूपीएससी आपको हमेशा माला-माल करता है। सर आपने ऑलमोस्ट सारे एस्पिरेंट की दिक्कतें बता दी, लेकिन अगर कुछ कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर बात करें कि यूपीएससी के जर्नी में आने से पहले ही ये कुछ आपका माइंड फ्रेम होना चाहिए, इन मिस्टेक से अगर दूर रहोगे तो हो सकता है कि अटेम्प्ट ज़्यादा ना देना पड़े, और ये कुछ गलतियाँ करोगे तो सबसे पहला तो मेरा मैसेज ये होगा कि आप पहले स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करके तब एग्जामिनेशन दीजिए। आप रेस में पहले पहले आप इस बात को एश्योर करिए कि आप रेस में हैं। दूसरा, जब आप रेस में हैं तो डरिए मत। यूपीएससी में आज बहुत सारे बच्चे एंग्जायटी के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर नहीं होगा तो क्या? अरे नहीं होगा तो और भी गम है जवानी में मोहब्बत के सिवा, तो और भी जीने के रास्ते हैं। पहले तो अपने मन को बुलंद करिए कि यूपीएससी एक आपके लिए एक मुकाम है, लेकिन लाइफ का एंड नहीं। हमेशा एक चैनल को ओपन करके रखिए जो आपको ज़्यादा भयभीत ना करे। नहीं तो प्रिपरेशन के दरमियान आप इतने डरे रहोगे, आपकी मौलिकता वहाँ निकल के नहीं आएगी। तो आप बिंदास होके पढ़ाई करिए, लेकिन हाँ, पूरी जब तैयारी हो जाए उस पर एग्जामिनेशन दीजिए। जब मणिकांत सर रिवीजन करते थे तो उनका कुछ अपनी टेक्निक्स होती थी क्या कि मुझे इस तरीके से पर्टिकुलर रिवीजन करना है और भी चीज़ों को साइड करना है, जिस पे फोकस मैं कर रहा हूँ वही रिवीजन करूँगा? क्या आपकी कुछ प्लानिंग होती थी, स्टडी बिल्कुल होती होती थी? थी, क्या बिल्कुल होता होती था? थी। जी। मेरे ऑडियंस ज़रूर मेरे इस तकिया कलाम को समझते होंगे, बौद्धिक जुगाली, इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन। जैसे मैं किसी चीज़ को पढ़ लेता था, पढ़ने के बाद कई बार इसलिए एब्सेंट रहा, मेरी मैडम भी मुझे घर अभी भी मेरी आदत है, मेरी मैडम भी कई बार चिढ़ जाती है कि कोई चीज़ रखी रहती है बगल में, मैं उसको देख नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं उसमें बौद्धिक जुगाली की मुद्रा में रहता हूँ। तो उनको भी झुँझलाहट होती है, वो कहती हैं कि भाई आप तो धीरे-धीरे आप दिन-दिन और फिलॉसफर होते जा रहे हैं, पता नहीं आपका एंड क्या होगा? तो होता क्या था कि मैं जो पढ़ता था, उस पढ़ने पर मैं मैं सोच के उसको लिंक करता हूँ दिमाग में हुँ, और उसका अलग फ्रेमिंग करता हूँ। इसलिए मैं जब बहुत सारे ऑथर्स को पढ़ता हूँ उसके चीज़ों को, तो उसकी चीज़ों का मैं एक अलग बना लेता हूँ, जो बच्चों को बहुत सहज हो जाता है। इसलिए हिस्ट्री में भी मैंने किया, एक पर एक हिस्टोरियन से अगर कहना नहीं चाहिए प्रोफ़ेसर इरफान हबीब बताएँगे तो नहीं समझेंगे और मैं बताऊँगा तो तुरंत समझ जाएँगे। क्योंकि प्रोफ़ेसर इरफान हबीब बड़े स्कॉलर हैं, उतने नीचे उतर के नहीं आएँगे और हम उन सब विचारों को जब गूँथ लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो पहले हम सबसे पहले वर्क यही करते हैं कि इसको सिम्प्लीफ़ाई करके उन तक कैसे पहुँचे। तो हम वही जो सिम्प्लीफ़ाई करने का प्रोसेस जो सोचते हैं ना, हुँ, उसी से राइटिंग भी निकल के आती है। हुँ। क्योंकि लिखने से कम टाइम में मुझे याद सर इस यूपीएससी की जर्नी ने आपको क्या सिखाया है? इस पूरे चाहे आप पाठन के क्षेत्र में रहे या फिर अध्ययन के क्षेत्र में, या ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस रहा है यूपीएससी का, पढ़ते हुए भी और पढ़ाते हुए भी, क्या सिखाया आपको यूपीएससी ने, इस प्रिपरेशन ने? यूपीएससी ने वही सिखाया कबीरदास की तरह कि राम प्यारा ना बचे, बचे तो बौरा होए। हुँ, मतलब कि यूपीएससी की जर्नी में एक बार आप घुस जाते हो, आईएएस बन के निकलते हो, लेकिन यूपीएससी से आपको प्यार हो जाता है उसके बाद। हुँ, आप कभी भी आप उस स्टेटस में भी चले जाते हो या आप टीचर बन जाते हो, कुछ भी बन जाते हो, तो आप यूपीएससी के इर्द-गिर्द घूमते रहोगे। मैं अपने बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को देखता हूँ। कई बार मुखर्जी नगर में वैसे भी आके घूमते हैं। उन्होंने वहाँ पर जो यंग पूछता हूँ आते हैं, मिलते हैं कि भई मैं उस चाय दुकान पर जाके मैंने चाय पी। मैंने वहीं पर जाके बैठा, उसी मंदिर में मैं जाके बैठा। क्यों? हुँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है यहाँ आने से। तो ये जो जर्नी होती है ना, ये जर्नी कभी लोग भूलता नहीं। ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। वो जिन्होंने क्वालीफाई नहीं भी किया, वो अपने परिवेश में लौट के नहीं गए। उन्होंने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा ही किया। तो यूपीएससी का प्रिपरेशन इंसान को परफेक्ट बना देता है। इसलिए कभी आप मत समझिए आपका टाइम वेस्टेज हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएँ, जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, ये आपके डाउट्स होते हैं, जो मैं किसी टीचर, एक्सपर्ट या फिर टॉपर से पूछता हूँ, अगर कोई डाउट रहेगा वो कमेंट कर देना। साथ ही अगली वीडियो किस पे चाहिए या फिर कोई पर्टिकुलर आपका दिक्कत है,
तो उसके लिए सर के जितने भी बैचेस वगैरह के हैं वो सब लिंक दे दिया है मैंने। आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से वो सारी चीज़ें सेट की गई हैं। तो कमेंट करके बता देना, अगर कोई डाउट होगा वो भी कमेंट कर देना, ताकि मैं अपने किसी एक्सपर्ट या फिर टीचर से वो चीज़ें पूछ पाऊँ आपका। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक